लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो इसी बीच सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ गाजियाबाद क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार जी ने भी अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। जी हां, राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सारे मुद्दों और विकास की बातों को लेकर उन्होंने लोगों के सामने अपना मुद्दा रखा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सभी गाजियाबाद क्षेत्र से संबंधित हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं, उनका मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से आपका प्रत्याशी हूं और राष्ट्र निर्माण पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। हानि चुनाव चिन्ह है। अभी तक जो हमारी जीवन यात्रा रही है, उसमें पुलिस विभाग में थे, एक अलग ढंग की जीवन यात्रा थी, अलग ढंग का कार्य था। पर अभी जो हमने शुरुआत की है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मुझे अनुभव भी नहीं है और कह सकते हो कि नौसिखिया हो जैसे होते हैं, तो उस रूप में हम हैं या हमारी स्थिति है। परंतु हम गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में अपने मुद्दे ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिकतम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं जो बड़ी पार्टियों के पास है और इसलिए शायद हम उतनी व्यवस्था आपकी नहीं कर पाए जिस ढंग की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु मैं जो कह रहा था कि हम आपके माध्यम से आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपने सभी पार्टियों को देखा है, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं। पार्टियों की जो सरकारें हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबको पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको आपने अच्छी तरह पढ़ा है, अच्छी तरह देखा है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे अपने देश के जो व्यवसायी हैं, हमारे अपने देश के जो व्यापारी हैं, उनको सरकारें परेशान कर रही हैं अपनी एजेंसीज के माध्यम से। यदि स्टेट गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से उनको परेशान किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज के माध्यम से उनको परेशान कर रही है। और परेशान किस लिए कर रही हैं कि जिससे कि वो उनसे पैसा, मनी एक्सटॉर्ट कर सके। आप देख लो जी, जो भी जहां भी कहीं हुआ, वो उनके पीछे वो लगा दी गई। जब पैसा पार्टी फंड में आ गया तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए या वो समस्याएं खत्म हो गई उनकी। ये कौन सा तरीका है भाई? ये सीधा का सीधा भ्रष्टाचार है और इसे कानूनी भाषा में एक्सटॉर्शन कहते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कानून इस ढंग का बनाया हुआ, उसे हम एक्सटॉर्शन कह नहीं सकते। उन्होंने कानून इस ढंग का बनाया कि एक्सटॉर्शन को भी लीगलाइज कर दिया जी। यदि हम और आप कुछ करें तो वो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। सरकारें क्योंकि कर रही हैं, उन्होंने कानून का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए जो है कुछ नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज, जिस ढंग से सरकारें गिराई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है, वो सीधा का सीधा भ्रष्टाचार का खेल है। इसमें न राष्ट्रभक्ति है, न देशभक्ति है, न भारत माता है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भी सिस्टम चल रहा है,
चाहे इंडी के अलायंस पार्टनर हो, चाहे एनडीए के अलायंस पार्टनर हो, वो सारे के सारे इस खेल में डूबे हुए हैं। अब आम जनता के सामने चारा क्या है? हम लोगों के पास गए, बोले हम किसी को वोट नहीं देंगे, सारे निकम्मे, सारे ऐसे, सारे भ्रष्टाचारी, हम क्या करें, कहाँ जाए? हमने अपनी बात कही, भाई हम ना इंडी के पार्टनर हैं ना एनडीए के पार्टनर हैं, हम अलग हैं, हम एक विकल्प लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम वोट देंगे, हमें एक विकल्प मिल गया है, हम जरूर वोट देंगे आपको। तो इस रूप में लोगों ने, आम जनता ने, व्यवसायियों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से ये जो आवाज पहुंचेगी, तो जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिन लोगों से हमारी बात नहीं हो पाई है, जिन तक हम संदेश नहीं पहुंचा पाए हैं, वो लोग भी हमारे साथ खड़े होंगे। कई बार प्रश्न ये होता है, अरे जी आप अकेले खड़े हो, आप क्या कर लोगे, छोटी सी पार्टी। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या कर लोगे आप, वो 400 आप अकेले, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भूल जाओ। हमारा कहना यह है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। झूठ का कितना भी बड़ा पुलिंदा क्यों न हो, वो सच्चाई के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आवाज संसद में भी सुनी जाएगी और संसद के बाहर भी सुनी जाएगी। और लोग सुन रहे हैं, यदि हम अपनी बात कह रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इस रूप में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम आम जनता के जो मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचे तो वहां भी संघर्ष करेंगे, नहीं पहुंचे तो भी यहां पर सड़कों पर हम संघर्ष करेंगे। आज गवर्नेंस की जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं अनुभव करता हूं, सरकारें कुछ मुद्दे दे करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं कि जी हमने बुलेट ट्रेन बना दी, वो कहेंगे जी हमने सिग्नेचर ब्रिज बना दिया। अरे ये भी नहीं बनाओगे तो क्या करोगे भाई? ये कोई ऐसी बड़ी चीज तो है नहीं, दुनिया में सारे जो छोटे से छोटे देश हैं वो भी बना रहे हैं, तो तुमने बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है? परंतु असली समस्या आम जनता के जो काम हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान उनको नहीं मिलता। मैं 2 दिन पहले महागुण सोसाइटी में गया हुआ था, वहां कुछ कॉन्क्लेव थी। वहां के जो रहने वाले लोग थे, जो रेजिडेंट थे, वो चिल्ला रहे थे, कहते जी हमारी सोसाइटी बन गई, सोसाइटी बने 10 साल हो गए, आपकी सरकार बने भी 10 साल हो गए, अब तक वहां सिविल लाइन नहीं है, हम क्या करें, कहां जाए? और पता है जो वहां जो नगर निगम के, पहले तो ये बात कही गई कि जी ये छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी चीजें, ये कोई नेशनल लेवल इशू नहीं है, ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं। अरे भाई आपके लिए छोटे मोटे मुद्दे हो सकते हैं, जो आम व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी कमाई उस छोटे से मकान बनाने में लगा दी, उसके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे जब उसने पूरी कमाई लगा दी और जब वो घर में रहने आया तो पता लगा सिविल लाइन नहीं है, नरक में रहने को मजबूर है। तो ये जो स्थिति हो रही है, और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वहां पर जो साथी बैठे थे उनसे कहा गया कि भाई आप बताओ क्या क्या समाधान करोगे? तो वो कहते हैं आप वोट नहीं देते हैं, पहले आप वोट दो फिर आपका काम होगा। ये कोई समाधान है? तो इस ढंग से इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो हम ये आपके बीच में जो आए हैं, स्पेसिफिक हमारा उद्देश्य है, हमारी अपना घोषणा पत्र है जो कि हम आपके माध्यम से आज इसको जारी करना चाहते हैं, जिसमें अग्निवीर स्कीम जो लागू की गई है उसको
हम इस रूप में स्वीकार नहीं करते। इसके कारण से नौजवानों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जिस दिन से वो अग्निवीर स्कीम ज्वाइन करता है उसी दिन से वो गिनना शुरू करता है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब 1 साल हो गया, 4 साल के बाद फिर सड़क पे मैं आ जाऊंगा। वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है। आगे का भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं है। ऐसी स्कीम लागू करने से क्या फायदा? आप या तो परमानेंट उसकी रोजगार की व्यवस्था करिए, गारंटी दीजिए कि जी अग्निवीर स्कीम में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको या तो हम पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में या आर्मी में जिसके भी जो काबिल होंगे उसमें उनको हम परमानेंट जॉब देंगे। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ये परमानेंट जॉब का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और ये परसेप्शन नौजवानों में चला गया है क्योंकि अग्निवीर स्कीम लागू कर दी गई है, इसलिए आर्मी में रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया गया है। यदि ये परसेप्शन गलत है तो इसको दूर करने की जरूरत है, और यदि ये सही है तो फिर ये अपने आप में गलत है। नौजवानों को परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए जो कि आप छीन रहे हैं। दूसरी चीज जो हमने कही है, युवाओं को, जो गाजियाबाद क्षेत्र के जो युवा हैं उनके लिए हम एक सैनिक स्कूल यहाँ पर स्थापना करेंगे गाजियाबाद में। उसके लिए संघर्ष करेंगे जिससे हमारे युवा अधिकारी बन सकें, सेना में अधिकारियों के पद पर वो जा सके। अन्यथा कुछ स्कूल हैं, कुछ प्रदेशों में हैं, हमारे यहाँ कोई सैनिक स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। इसी प्रकार से नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट उसको खोलने के लिए हम संघर्ष करेंगे गाजियाबाद, क्योंकि खेल प्रतिभाएं हमारी हैं। कुछ 2 प्रदेशों में ही अधिकांश नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है खुले हुए हैं, तो उनको लाभ मिल जाता है, हमारे लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो हमारे जो खेल प्रतिभाएं जो है हमारी वो कहाँ जाएंगी? तो इसके लिए हमने जो है बात की है। पेंशन व्यवस्था के बारे में सरकारी जो कर्मचारी हैं वो नई पेंशन व्यवस्था से खुश नहीं हैं। या तो उन्हें संतुष्ट करिए आप कि भाई आपकी नई पेंशन व्यवस्था कैसे अच्छी है, और नहीं कर पा रहे तो फिर पुरानी पेंशन लागू करिए। आप अब तक उस पेंशन को दे रहे थे, अब जो है आपने बंद कर दिया, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है या तो उनको कन्विंस करिए कि भाई ये जो है बेटर प्रपोजिशन है, पुराने से अच्छा है। तो कर्मचारियों में रोष है और इसलिए हमने पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए। कृषि उपज के बारे में आंदोलन चले हैं, किसानों ने आंदोलन किए हैं और उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। कृषि उपज का सही मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। नौजवानों को जॉब देना, जब तक हम किसी पद पर नहीं हैं, सरकार में नहीं हैं, एक तो तरीका यह है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं कि जी क्या करें, हमारे पास तो जब हमारे सत्ता आएगी तब हम काम करेंगे, और तब तक जो लोग घूम रहे हैं जैसे घूम रहे हैं वैसे घूमने दो। हमारा कहना यह है कि हम गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में ये प्रयास करेंगे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। उसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो परीक्षाएं होती हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, आर्मी और पुलिस में पैरामिलिट्री के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लिए हम गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल सके। क्योंकि मैं यूपीएससी को क्लियर करके आया हूं, मुझे पता है वो सिस्टम कैसा है, क्या है, कैसे किया जा सकता है। तो इसका लाभ हमारे नौजवानों को मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इसके लिए एक विशेष व्यवस्था। ठीक है, यदि जीत गए तो बड़े लार्ज स्केल पे काम करेंगे, नहीं जीत पाए तो कम से कम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से हम काम करेंगे। एक हमने दिया है जी, ग्रामों में गौशालाओं की स्थापना कर। देखो गौएं हमारी मारी मारी फिर रही, इतने साल हो गए, कहते थे जी हम अब व्यवस्था कर देंगे तब व्यवस्था कर देंगे, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही और इतनी परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं।
हम आम जनता के साथ मिलकर गौशालाओं की स्थापना करेंगे और वहां पर जो दूध घी होगा उस गांव के बच्चों को फ्री में, मुफ्त में दिया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकें, निरोग रह सकें, शक्तिशाली हो सके। तो ये एक अलग स्कीम जो है, हम ये उसके आधार पर नहीं है कि हम जीतेंगे तब करेंगे, ये तो हमें करना ही है। हाँ, ये हो सकता है हमारी स्पीड थोड़ी, यदि हम जीतते हैं तो हमारी स्पीड और हमारा स्केल बढ़ सकता है, परंतु यदि हम नहीं जीत पाते हैं तो भी हमें ये काम करना है। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाना, ये हमारा एक संकल्प है कि कम से कम हर परिवार से जो है रोजगार मिले, इस ढंग की व्यवस्था जो है वो की जाए। और उसके लिए देखो, मेरा कहना यह है, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस समय बच्चा पहली क्लास में जाता है उसी समय उसे स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन भी साथ में मिलनी चाहिए। अभी केवल किताबों का बोझ रहता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं और उसके कारण से हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं पाते, और फिर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो बच्चा काम करना बंद कर देता है। स्किल डेवलपमेंट यदि शुरू से ही सिखाया जाए तो निश्चित रूप से ये बेरोजगारी की जो समस्या है उसको काफी हद तक उसका समाधान किया जा सकता है। तो हमारा प्रस्ताव ये है कि पहली क्लास से ही बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन शिक्षा दी जाए, पुस्तकें भी पढ़ाई जाएं, परंतु स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वो 10th या 12th करे तब तक वो 2 या 3 उसमें स्किल में जो है उसको प्रवीणता हासिल हो सके और वो अपना जो भी रोजगार करना चाहे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसलिए हमने कहा है शिक्षा में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। कारण यह है कि उसका रोजगार से संबंध है और हम रोजगार दिला सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में जो मिलावटखोरी करने वाले हैं उनको कठोर दंड की व्यवस्था, यदि हम संसद में जाते हैं तो वहां पर आवाज उठाएंगे कि ईंधन का कानून बने, हमारे बच्चों को सही चीज खाने पीने को मिल सके, ये उनका अधिकार है। और ये जो मिलावटखोरी चल रही है और सरकारों की मिली भगत है कि वो कार्रवाई नहीं करती, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कानून बनाने चाहिए और हमारे बच्चों को ईंधन की व्यवस्था मिले। तो इस रूप में ये हमारा एक मुद्दा है। बेसहारा महिलाओं, बच्चों व वृद्धों को संरक्षण दिया जाएगा। जो अनाथ महिलाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं या अनाथ वृद्ध हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और ये इस रूप में हम काम करेंगे। तो इसी ढंग से जो हमने भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमारा संकल्प है। जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसकी आवाज उठाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समलैंगिक विवाहों तथा लिव इन रिलेशनशिप, इसका हम विरोध करते हैं और इसका हम विरोध करते रहेंगे। और इसके लिए एक जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। साथियों, मैं इस विषय पर इसलिए बात करना चाहता हूं, वर्तमान सरकार के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर निर्णय कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये विषय हमारे उसके लिए आया है, आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं कहना, आप जो है जो निर्णय देना चाहो वो निर्णय दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में बिना विवाह के भी आप रह सकते हो। ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। साथ में ये भी कि पति पत्नी भी जो है अपने आप में स्वतंत्र हैं, यदि वो इधर उधर आना जाना चाहें तो वो भी अपना आ जा सकते हैं।
अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवारों का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी आने वाली जनरेशन का क्या होगा? ये और कुछ नहीं है, ये सीधा का सीधा दुराचार है, ये व्यभिचार है। और यदि हमारे परिवार में दुराचार व्यभिचार बढ़ेगा, वो परिवार कभी खुशी नहीं रह सकते, कभी आनंदित नहीं रह सकते, उस परिवार में खुशियां नहीं रह सकती, वो बच्चे कभी डेवलप बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो सकते। इसलिए और ध्यान रखिए, ईंधन का प्रोविजन हमारे हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। वहां पर बड़ा स्पष्ट है, शादी जो है स्त्री और पुरुष के बीच में जब उनकी विवाह की उम्र होती है तभी जो है विवाह किया जा सकता है और उन्हीं के बीच में हो सकता है। लड़के लड़के की शादी नहीं हो सकती, लड़की लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये हिंदू धर्म की, चाहे वो गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, दर्शन हो, उनकी जो मान्यता है, उनका जो सिद्धांत है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। परंतु जो हिंदुत्व का दावा करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो संस्कारों की बात करते हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, वो आज इसके साथ खड़े हुए अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए कि साहब हम प्रगतिशील हो गए हैं और समर्थन कर रहे हैं कि साहब पहले भी जो है ये समलैंगिकता होती थी। अरे क्यों उल्टी सीधी बातें करते हो, क्यों समाज को बर्बाद कर रहे हो, क्यों परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारी वैवाहिक व्यवस्था वेस्टर्न कंट्रीज में तो बर्बाद हो गई, परंतु आप यहाँ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तो इसलिए मैं इस विषय पर हम बड़े क्लियर हैं, इसका हम विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। पब्लिक और एक और मजे की बात देखो, मैं केवल आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या इस विषय पर हिंदुओं ने डिमांड की थी कि ऐसा होना चाहिए? हिंदुओं की तरफ से कोई नहीं गया था ये डिमांड करने के लिए। मुसलमानों ने डिमांड की थी, मुसलमानों ने भी डिमांड नहीं की थी। क्रिश्चियन ने डिमांड की थी, उन्होंने भी डिमांड नहीं की थी। कौन थे जी? कुछ एनजीओ थे, और वो भी फॉरेन फंडेड एनजीओ थे, और उनके द्वारा डिमांड की गई और सारे के सारे तैयार बैठे, उन्होंने बिल्कुल पास कर दिया। और एक बात और, जिस समय ये पास हो गया, कानून जजमेंट हो गया, यहाँ का ब्रिटिश हाई कमिश्नर, न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा, ब्रिटिश हाई कमिश्नर एक डिनर देता है जी अपने यहाँ दिल्ली में हाई कमीशन में, और उन लोगों को, उन एनजीओ को सम्मानित करता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिन्होंने संघर्ष किया था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ब्रिटिश हाई कमीशन का इससे क्या लेना देना, कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं नहीं रहते हैं, हम शादी करते हैं नहीं करते, क्या लेना देना उसका? इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। और इस विषय पर कोई आवाज नहीं, कोई पार्टी आवाज नहीं उठा रही, हम अकेले हैं। हमने देखा इंडी, वो सारे के सारे यही बात कर रहे हैं, एनडीए सारे यही बात कर रहे हैं, कोई अपोजिशन नहीं कर रहा। हम अकेले हैं, और अकेले हैं तो अभी हम अपनी बात उठाते रहेंगे, क्योंकि ये इस सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को और हमारे आने वाली जनरेशन को ये सिस्टम जो है बर्बाद कर देगा। और इसलिए हम इस विषय पर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। लास्ट में हमारा एक मुद्दा है एमपी, इसकी मैं बात कर चुका हूं। एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए कानून है, पर उस कानून को भी उसमें से रास्ते निकाल लेते हैं, और वो आज ये खरीद फरोख्त खुलेआम चल रही है, भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। इस पर रोक लगे, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो इस रूप में ये हमारा संकल्प पत्र। मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है अधिक से अधिक हमारे मुद्दों को, कि किस रूप में हम काम करना चाहते हैं और क्या काम करना चाहते हैं। हमारा एक नारा है, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम।
न्याय सभी को मिले समान, कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सबको रोजगार मिले, वो बहुत जरूरी है। न्याय सभी को मिले और समान रूप से मिले। ऐसा नहीं कि नहीं साहब तुम ये हो तुम वो हो, उस आधार पर न्याय की परिभाषा नहीं हो सकती। सबको समान रूप से मिले, इस रूप में हम लोग जो है काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। और ये हांडी हमारा चुनाव चिन्ह है, ये देख लें, हांडी हमारा चुनाव चिन्ह है। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने अभी कहा आपको कि जितनी गौशाला बनेंगी उनका जो दूध निकलेगा वो बटेगा, उस दूध से जो मक्खन बनेगा वो इस हांडी में भर के आप सबको खिलाया जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने कहा कि ना जीते, हम ये क्यों नहीं मान के चले, 100% जीतेंगे। सब चमत्कार हो सकते हैं, जब आप केजरीवाल बन सकता है अचानक से, तो ये भी बन सकते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत रंग लाएगी और ये जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि छोटे हैं तो भी दुआएं दें, बड़े हैं तो भी छुड़ाते हैं। मीडिया का साथ बहुत बड़ा साथ होता है। अगर में हांडी तभी कृष्ण आएंगे, हमारी विरासत है ये, हांडी हमारी विरासत है। राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद। तो संसद को करना चाहिए ना, यही तो आवाज उठाएंगे कि संसद कानून बनाए। आप हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके हमारी सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं, उनके विरोध में उनको खत्म करने के लिए काम कर रहे हो, हिंदुत्व का नाम लेते हो। ये कौन सा तरीका है भाई? ईंधन का कानून औरंगजेब के समय में नहीं था, ईंधन का कानून अंग्रेजों के समय में नहीं था। आप जो ईंधन का कानून, और वो भी वो सरकार जो हिंदुत्व का दम भरती है कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, उनके द्वारा ऐसा हो रहा है। और कोई बोल नहीं रहा, कोई हम पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, कभी क्यों ऐसा क्यों किया है आपने? कोई कारण तो होगा, कोई बताने को तैयार नहीं, चुपचाप चले जाते हैं। आप आम जनता को और हर घर से एक मेंबर को नौकरी दिलाएंगे, तो आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे? देखो जी, मैंने बताया था ना, कोचिंग कराएंगे बच्चों की, कोचिंग आर्मी, और तो उस कोचिंग से बच्चों को ये समझ में आएगा कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा, हमने कहा है कि शिक्षा में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, पहली क्लास से जो है बच्चे को जो है कुछ ना कुछ काम जो है सिखाना शुरू कर दिया जाए, जिससे कि जब वो निकलें तो उनको जो है वो रोजगार के वो अपना कुछ सीखे हुए हों और वो काम कर सकें। ठीक है जी। साथ ही आपने कहा था कि आप लिव इन रिलेशनशिप का और समलैंगिक सेम सेक्स मैरिज का विरोध करते हैं। तो देखा जाए तो करीबन 33 देशों में इसकी मान्यता है और 10 ऐसे देश हैं जिसको कोर्ट ने इसकी राजी दी है, इसकी मंजूरी दी है। तो आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हर देश की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य होते हैं। हमारे जीवन मूल्य अलग हैं। हम वैवाहिक व्यवस्था हमारे यहाँ, और एक बात और बताऊं कि जितना भी सिस्टम ये गया है वो यहीं से गया है। ठीक है जी। विवाह के बारे में, दूसरे परिवार के बारे में, तो हम ओरिजिनल हैं जहाँ से ये परंपराएं विकसित हुई थीं। अब उनके पास वो धरोहर नहीं है, हमारे पास तो ओरिजिनल धरोहर है। हम तो पढ़ लिख करके उसको बता सकते हैं भी इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और आप देखो जी, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। पश्चिमी देशों में आपने देखा होगा, लोग, अधिकांश नौजवान डिप्रेशन में रहते हैं और कभी भी बंदूक उठाई, किसी भी मॉल में चले गए, कहीं भी चले गए, जाकर के जिनसे कोई लेना देना, छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से उड़ा देते हैं। आतंकवादी तो जो करते हैं वो अलग करते हैं, परंतु ये जो मानसिक रोगी हैं ये तो इतना नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका में देखो, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मॉल में चले गए, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों। यहाँ पर यदि हम कोई मारते भी तो जिससे दुश्मनी चल रही है उसको, उसके खिलाफ करते हैं, तो अभी हमें लगता है कि कितना गलत किया। वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या आप उस समाज को बनाना चाहते हैं? आपने कभी सोचा वो जब समाज ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था नहीं है। पारिवारिक व्यवस्था में जब हम होते हैं ना, तो एक दूसरे से शेयर करते हैं,
एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, जो सबसे कमज़ोर होता है उसको सबसे पहले खिलाते हैं, ठीक है। ये पारिवारिक व्यवस्था के कुछ मूल्य हैं, उसी कारण से उसमें डिप्रेशन नहीं आता। यदि आप परेशान हैं तो दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे ना, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हेल्प करेंगे, तो परेशान होने की क्या बात है। नुकसान हो गया तो चलो हम लोग हेल्प करेंगे, परेशान होने की क्या बात है। ये परिवार के जीवन मूल्य होते हैं। वो परिवार के जीवन मूल्य आपने ख़त्म कर दिए। अब आप तो ये लड़का लड़का, अब इसमें परिवार कैसे बनेगा ये बता दो मुझे, और कैसे आगे जो हमारे जीवन मूल्य हैं वो कैसे आगे बढ़ेगा, और कैसे सृष्टिक्रम आगे बढ़ेगा। बोले साहब बहुत से तौर तरीके हैं। अरे वो तौर तरीके से आपके मन में बच्चे के प्रति प्रेम भाव कैसे बनेगा। जो नेचुरल वे में जब बच्चे पैदा होते हैं उस ढंग से जो बच्चे के प्रति आपका लगाव होता है, वो कैसे दो लड़के जो हैं उनमें जो है वो, और उसके ऊपर तो काफ़ी बहस हुई है। तो खैर मेरा कहना यह है कि हमारे अपने जो जीवन मूल्य हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी विरासत है, हमारे अपने जीवन मूल्य हैं, उसके ये, और चलो उसको भी छोड़ो, मैं तो नेचुरल जो प्रकृति के जो अपने सिद्धांत हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके जो नियम हैं उनके भी विपरीत, पशु पक्षियों में देख लो ना। अरे जब सारा सिस्टम, सारी सृष्टि ये कह रही है कि भाई मेल फीमेल के मिलन से ही ये सृष्टि चलती है, तो आप कहते हो कि नहीं साहब हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ आपने देखा डॉक्टर IPS आनंद कुमार को सुना। उनका कहना है कि हम एक छोटे से कदम से देश की शुरुआत कर सकते हैं और देश को संभालने की और उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। जो गौों की हालत खराब हो रही है उसके लिए गाँव में गौशाला खोलेंगे और वहाँ जो होगा वो बच्चों को फ्री बांटा जाएगा। जो हमारे बच्चे हैं उनको UPSC और सिविल सर्विसेज और जो दूसरी परीक्षा है उसकी के लिए कोचिंग सेंटर चला करके उनको आगे रोजगार मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इस रूप में सबको शिक्षा, सबको काम, न्याय सभी को मिले समान, ये उद्देश्य लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे और आगे जीते या हारें वो चिंता नहीं है, परंतु हम जनता के लिए उनके मुद्दों पर काम करने के लिए आए हैं। उनके जो समस्या है उनके समाधान के लिए आए हैं, वो हम काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। और जीतते हैं तो पार्लियामेंट के भीतर, नहीं जीतते हैं पार्लियामेंट के बाहर संघर्ष करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि डॉक्टर आनंद कुमार जी ने किन बातों पे आज चर्चा की है और साथ ही लोगों ने उनका किस तरीके से उत्साहवर्धन किया है। तो ऐसे प्रत्याशी के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो इस बार सत्ता में आए तो उन्हें वोट जरूर दें।